जिस देश में खुद अपने ही प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया जाता, ऐसे देश में अगर आतंकी संगठन सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए 300 किलोमीटर अंदर तक आए, 40 मिनट तक गोलियां बरसाएं और आपके साए की तरह हर वक्त तैनात रहने वाले आर्मी ऑन ड्यूटी ना मिले और घटना स्थल पर भी 1.5 घंटे बाद पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की जांच पर रोक लगा दे, तो सवाल तो उठता ही है कि क्या ये सच में एक सिक्योरिटी फेलियर था या फिर सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक सोचा समझा हुआ प्री प्लान्ड पॉलिटिकल मूव था। पहलगाम वैली पहुंचने के लिए एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है, तो इन चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना आतंकियों के लिए कैसे पॉसिबल हुआ। एक ऐसा सेंसिटिव एरिया जहां पर हर वक्त आर्मी एंड ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी होते हैं, उस दिन उस वक्त उस घटना स्थल पर ये आर्मी एंड ऑफिशियल्स मौजूद क्यों नहीं थे। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट के 1.5 घंटे बाद भी आर्मी साइट पर नहीं पहुंची। इस घटना के बाद हमारे देश के नेताओं को जहाँ शहीद हुए लोगों के लिए दुखद भाव व्यक्त करना चाहिए था, तो वहीं हमारे देश के नेता एयर शो देखने में लीन हो गए, तो कुछ अपना विदेशी दौरा छोड़कर फौरन इंडिया चले आए, लेकिन इसलिए नहीं ताकि घटना स्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा ले सकें या शहीदों के परिवार से मिलकर उन्हें सिंपैथी दे सकें, बल्कि इसलिए चले आए ताकि आने वाले इलेक्शंस के लिए अपना नैरेटिव और वोट बैंक सेट कर सकें। लेकिन एटलीस्ट इस घटना पर उदास होने की एक्टिंग तो कर ही लेते, लेकिन क्या किया जाए, शहीदों की शहादत के दुख से ज्यादा दिल में नैरेटिव और वोट बैंक सेट करने की खुशी जो थी, इसीलिए चेहरे पर उदासी की जगह हंसी मजाक और मौत नजर आ रही है। यानी आपदा को अवसर में बदलना हमारे साहब को बहुत अच्छे से आता है, जैसे पुलवामा अटैक में आपदा को अवसर में बदलते हुए शहीदों के परिवार को सिंपैथी देने के बजाय साहब शहीदों के नाम पर ही वोट मांगते नजर आए थे, उसी तरह अगर इस बार भी सिंपैथी देने के बजाय शहीदों के नाम पर वोट मांगते हुए साहब दोबारा से नजर आ जाएं, तो इसमें शायद कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि यही साहब की आइडियोलॉजी और वर्किंग स्टाइल है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना घटी वो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना थी, लेकिन इस घटना को सुनकर जहां हर कोई शोक में डूबा हुआ था, तो वहीं कुछ नफरती मेंटालिटी के लोगों को मानो औरंगजेब और शरबत जिहाद जैसा एक नया एजेंडा मिल गया हो। इस कपल को जबरन नेवी कपल बताकर बहुत से सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया और उन्हें शहीद बताया गया, जिसके बाद उस कपल ने प्रेस मीडिया को क्रिटिसाइज किया और ऑन कैमरा उन्हें क्लियर करना पड़ा कि वो वायरल नेवी कपल नहीं है। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। प्लीज माय कंडोलेंस एंड कंडोलेंस टू द फैमिली, बट वी आर लाइफ, इट्स नॉट अस, इट्स देम। उनके बारे में सोचो, जिनके साथ ये हुआ है वो लोग कैसा फील करेंगे स्टेटिंग की उनके साथ हुआ है, इट्स अस इन द वीडियो एंड वी आर। विक्टिम के मुंह से आर्मी के ना होने और 1.5 घंटे बाद आर्मी के इंसिडेंट साइट पर पहुंचने की बात कही गई, तो उस वीडियो को हाफ पार्ट में कट कर दिया गया और वीडियो को एंगल दे दिया गया हिंदू और मुसलमान का। मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी थी भाई। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था। ये रहा वो पूरा वीडियो जिसमें लड़की ने आर्मी की सच्चाई कही। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था। कोई नहीं आया वहाँ पे, आर्मी होती तो भी समझ सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। कम्युनल टेंशंस को बढ़ाने के लिए कुछ जगहों पर देखा गया कि कुछ लोगों का ग्रुप सरेआम कम्युनल हेट स्लोगन्स को परफॉर्म कर रहा है। के बाद जब मीडिया के प्रोपेगेंडा और हेट स्पीच ने अपनी हद को ही पार कर दिया, तो लोकल कश्मीरीज ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया और गोदी एंकर्स का नाम लेते हुए उन्हें क्रिटिसाइज किया। हम आपको बोलते हैं ये कश्मीरी नहीं है, कश्मीरियों के खिलाफ नैरेटिव मत चलाइए, कश्मीरियों के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा। लेकिन इन एजेंडाज को और प्रोपेगेंडाज को चलाने की इंटेंशंस क्या थी? क्या ये नफरती और पॉलिटिकल लोग कम्युनल टेंशंस क्रिएट करना चाहते थे ताकि माहौल को खराब किया जा सके और उसे नफरती बनाया जा सके? वेल, अगर ऐसा है तो ये एजेंट्स कामयाब रहे अपने एजेंडाज और प्रोपेगेंडाज को चलाने में। एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप कश्मीरी स्टूडेंट्स को स्टेट छोड़ने के लिए फोर्स करता नजर आया। इसके लिए एक विशेष अभियान का आगाज हो चुका है। कल हम जितने भी इंस्टीट्यूट है दिखाएंगे और देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, सबको मार मार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदुस्तान चलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को आखिर किस बेस पर स्टेट छोड़ने के लिए वार्न किया जा रहा है, जबकि वो तो सिर्फ एजुकेशनल इंटेंशन से वहां रह रहे हैं ताकि वो भी वीएचपी और बजरंग दल के लोगों जैसे अनपढ़ न रह जाएं। बजरंग दल और वीएचपी वो ग्रुप्स हैं जो हर मामले में समय समय पर अपने अनपढ़ होने का सबूत चिल्ला चिल्ला कर देते हैं, फिर चाहे वो औरंगजेब की जगह बहादुर शाह जफर को जलाना हो या पहलगाम में शहीद हुए लोगों के
विरोध में प्रदर्शन करना हो। कोई इस दिन के उजाले में सोते हुए इस बैटमैन के मुंह पर पानी डालो और इसे बताओ कि आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन करना है, ना कि शहीद हुए लोगों के खिलाफ। इसके बाद एक वीडियो में देखा गया कि एक फ्रूट सेलर को मार्केट में फ्रूट सेलिंग नहीं करने दी गई। पहले एब्यूसिव वर्ड से उसका रिलीजन कंफर्म किया गया और जब उसने क्लियर किया दैट ही इज अ मुस्लिम तो उसे वापस लौटने के लिए वार्न किया और वहां से भगा दिया। क्या पता है? इस पर बड़ी घाट में देख लिया ना, ध्यान रखिए अच्छी बात ना होने की है। बड़ा तुम्हें ठेले वेले को जरा सोच कर देखिए कि क्या वो फ्रूट सेलर वहां पर किसी तरह की वायलेंस एक्टिविटी को करने आया था? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ फल बेचकर 4 पैसे कमाने आया था ताकि अपने माँ बाप परिवार को घर जाकर 2 वक्त की रोटी खिला सके। लेकिन इन प्रोपेगेंडास की नफरत इस तरह से लोगों के सर पर चढ़ जाएगी ये किसी ने सोचा भी ना था। शामली यूपी से एक वीडियो सामने आया जिसमें सरफराज नाम का एक युवक अपने बच्चे के साथ अपने ही घर पर बैठा होता है कि इतने में ही गोविंद नाम का एक युवक आता है और सरफराज पर जानलेवा हमला करता है और इन्वेस्टिगेशन में कहता है कि पहलगाम के 26 का बदला हम 26 को मार कर लेंगे। एक ऐसा इंसान जिसका इस केस से कोई लेना देना भी नहीं था, वो तो बस अपने बच्चे के साथ नॉर्मली बैठा हुआ था, भला उसे मारकर बदला कैसे लिया जा सकता है। इसके बाद आगरा से एक वीडियो सामने आया जिसमें गोरक्षा दल 2 शॉपकीपर्स को मारकर बहुत ही प्राउडली कहता है कि 2 मुस्लिम्स को मार दिया है, अब 26 का बदला 2600 को मार कर लेंगे। आज नगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता एक को बचा लिया गया है, उसे सिर्फ इंजरीज ही आई थी, लेकिन हमारे लॉ सिस्टम की आज क्या ही हैसियत बनकर रह गई है, इस बात का अंदाजा आप खुद इन वीडियोस को देखकर लगा सकते हैं। कोई भी गुंडा आता है और आपको सरेआम मारकर चला जाता है, डजंट मैटर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, बस कभी भी और कहीं भी ये आपके साथ ऐसा हो सकता है। आप सोच कर देखिए, डजंट मैटर आप एक बार फिर से हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक अनपढ़ गुंडा सड़क से उठकर चला आता है और आपसे कहता है कि पहले अपना नाम लिखिए अपनी शॉप पर, उसके बाद ही आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या उस वक्त आपको थोड़ा सा भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगा? लेकिन सवाल ये है कि इन गुंडों को इतनी हिम्मत आखिर आती कहाँ से है? आखिर ये पावर इन्हें दी किसने कि अब वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं? वेल, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि खुद सरकार के नेता दिन दहाड़े इस तरह के एजेंडास को परफॉर्म करते हैं। दिल्ली के पॉलिटिशियन रविंद्र नेगी कभी शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करते दिखे ना दिखे, लेकिन छोटे मोटे शॉपकीपर से उनका नाम धर्म पूछते जरूर दिख जाते हैं और उन्हें सामने लिखने की प्यारी सी धमकी भी देते हैं। जब पॉलिटिशियन से ही इस तरह की एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे तो सड़क के गुंडों से भी इसके अलावा क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन केसेस को लेकर कुछ नफरती मेंटालिटी के लोगों की सोच ऑफ कोर्स यही होगी कि अगर इन लोगों को मार भी दिया तो इसमें नया क्या है, पहलगाम में भी तो धर्म पूछ कर ही मारा था। ऐसी मेंटालिटी वाले लोगों से मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर दिल में इंसानियत बची हो तो एक बार सोचो कि क्या ये घटना एक दूसरे को गिनाने की है कि दोनों ही कम्युनिटीज के लोग लग गए एक दूसरे को गिनाने में कि हमारे इतने लोग चिता पर चले गए हैं, हमारे इतने लोग कब्र पर चले गए हैं। क्या ये घटना एक दूसरे के रिलीजन को टारगेट करने की है, एक दूसरे के रिलीजन को डिफेम करने की है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये घटना है ह्यूमैनिटी एंड प्रेयर्स की कि जितने भी लोग इन सभी घटनाओं में घायल हुए हैं उनके लिए प्रेयर्स की जाएं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें, और जो लोग इन घटनाओं में शहीद हो गए हैं उन्हें भी अपनी प्रेयर्स में याद रखा जाए। ऑल्सो ये घटना है सिक्योरिटी फेलियर पर सवाल उठाने की और इसे क्रिटिसाइज करने की, लेकिन सवाल पूछने पर सीधा सीधा बेशर्मी दिखाई गई और क्रिटिसाइज करने पर तो आवाज दबाने की ही कोशिश की गई। जब सुधांशु त्रिवेदी से इन सवालों को पूछा गया तो शोक जताने की जगह ये बीती सरकारों के फेलियर पर बात करने लगे। आप कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस आए, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी रैप हुआ है आम पार्टी मीटिंग में, मगर हमने अभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी रैप किया था। प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको। कोई इन्हें बताए कि आज के सिक्योरिटी फेलियर पर सवाल आज के ही सत्ताधारियों से किया जाएगा, ना कि बीती सरकार के लोगों से। और जब आप बीती सरकार की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि बीती सरकार में सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मानी गई थी, बल्कि गलती को मानते हुए इस्तीफा भी दिया गया था। और आज गलती मानना या माफी मांगना तो दूर की बात है, बल्कि शहीदों के नाम पर बिना शर्म किए वोट ही मांग लिया जाता है। जिस तरह पुलवामा पर वोट मांगा गया था, इस बार भी इस दुखद घटना पर वोट ही मांगा जाएगा। इतना ही नहीं, जब इस सिक्योरिटी फेलियर को नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेड्यूसा ने क्रिटिसाइज किया तो इन पर FIR रजिस्टर्ड कर दी गई। जिस देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, उसी देश में अगर कोई क्रिटिसिज्म को करता है तो उस पर FIR भी रजिस्टर्ड कर दी जाती है, यानी एक और स्टेटमेंट जुमला साबित हुआ। जब सरकार को आधी से ज्यादा सैलरी अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्स के फॉर्म्स में दी जा रही हो और उसके बाद भी प्रॉपर सिक्योरिटी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हो तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और इन सवालों के जवाब पर जहां प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वहां सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी,
ये कहकर कि इससे सोल्जर्स का मनोबल गिर जाएगा। लेकिन क्या अग्निवीर जैसी स्कीम से सोल्जर्स का मनोबल नहीं गिरा? तो फिर उसे क्यों आज तक कंटिन्यू रखा गया? लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से इतना डर क्यों? आखिर क्या छिपाया जा रहा है हमसे जो इस इन्वेस्टिगेशन में सामने ना आ जाए? आखिर इस क्रिटिसिज्म से इतना डर क्यों? सवालों से इतना डर क्यों? आतंकी संगठन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पार कर 300 किलोमीटर अंदर तक आए, 40 मिनट तक फायरिंग की और कोई भी आर्मी ऑफिसर्स वहां पर मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि आर्मी ने घटनास्थल पर पहुंचने में भी 1.5 घंटे का वक्त लिया। 300 किलोमीटर वापस भी वो बिना किसी रुकावट के चले गए। अगर इन सवालों के जवाब जनता तक पहुंच गए तो क्या पॉलिटिशियंस का नैरेटिव और वोट बैंक खराब हो जाएगा? क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन नहीं दी? क्या इसीलिए माहौल को खराब और नफरती बनाए रखा जा रहा है ताकि आप असल मुद्दों पर कभी सवाल ही ना करो और बस धर्म मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहो, एक दूसरे को टारगेट करते रहो और सियासी लोग बिना किसी रुकावट के सियासी रोटियां सेक सकें? इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंटेल एजेंसीज ने अटैक से पहले ही वार्निंग इनपुट्स दे दिए थे कि कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, टूरिस्ट को टारगेट किया जा सकता है। उसके बावजूद उस सेंसिटिव एरिया से आर्मी एंड ऑफिशियल्स को क्यों हटाया गया, जबकि सरकार को तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली आर्मी को एक्टिव करना चाहिए था? आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही की गई या फिर एजेंसीज इनपुट्स को क्यों अनदेखा किया गया और बाद में इसे सिक्योरिटी फेलियर बताकर पल्ला झाड़ लिया गया? और इन सब का नतीजा हमें ये देखने को मिला कि देखते ही देखते इस घटना ने फॉर्म ले लिया न्यूक्लियर वॉर का, जहां दोनों ही देशों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर असल कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए ऑफिशियल्स के थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। वहीं दोनों ही देशों ने टेंशंस क्रिएट कर लिए एक दूसरे पर मिसाइल्स दागने का। लेकिन क्या कभी भी किसी भी देश के नेताओं के बच्चे आपको इन मिसाइल्स का सामना करते नजर आते हैं या फिर फॉरेन कॉलेजेस जाने की जगह ये देश के लिए खुद को कभी सेक्रीफाइस करते नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर इन न्यूक्लियर वॉर्स में आखिर मरता कौन है? जवाब है देशों की आम जनता, मासूम बच्चे और महिलाएं, जिसके बाद ये मासूम और इनोसेंट जाने फॉर्म ले लेती हैं कम्युनल हिट और रिलीजन वायलेंस का। आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि नेताओं की राजनीति में इतने भी लीन मत हो जाना कि अपने आपसी रिश्ते ही खराब कर बैठो, अपने बचपन के दोस्तों से ही दोस्ती खराब कर बैठो। क्योंकि जब आप मुसीबत में होंगे तब आपका आइडियल पॉलिटिशियंस आपके लिए आकर खड़ा नहीं होगा, बल्कि आपके लिए सिर्फ आपके अपने या आपका अपना दोस्त ही आकर सबसे पहले खड़ा होगा। डजंट मैटर कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऑल्सो इन एजेंडाज में आकर अपने पड़ोसी से भी नफरत मत करने लग जाइएगा, सरफराज केस की तरह उसकी जान के दुश्मन मत बन जाइएगा। डजंट मैटर वो पड़ोसी हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, क्योंकि अगेन जब आप किसी इमरजेंसी नीड में होंगे तो आपके रिलेटिव्स तो बाद में आकर आपके लिए खड़े होंगे, लेकिन आपके पड़ोसी वो ही सबसे पहले आकर आपके लिए खड़े होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।